हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टर्म है EEF यानी इंटरप्राइज एनवायरनमेंटल फैक्टर। ऐसे तत्व, ऐसे कारक या ऐसे फैक्टर्स जो प्रोजेक्ट के बाहर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के भी बाहर हो सकते हैं, जो प्रोजेक्ट पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं। ये प्रोजेक्ट पे भी इफेक्ट डाल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पे भी इफेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जो प्रोजेक्ट के कंट्रोल के बाहर होते हैं। कई बार ये ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के भी बाहर होते हैं, वो कहलाते हैं EEF। दूसरा है OPA, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस असेट्स। ये वो चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस असेट्स, जो ओरिजिनेट तो प्रोजेक्ट के अंदर ही होती हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट को इफेक्ट कर सकती हैं, प्रोजेक्ट को में इफेक्ट डाल सकती हैं। यानी जब प्रोजेक्ट चलता है, जब प्रोजेक्ट रन होता है, तो बहुत सारे डेटा को जनरेट करता है, बहुत सारे रिपोर्ट्स को जनरेट करता है, डॉक्यूमेंट्स को जनरेट करता है। ये सारे जो रिपोर्ट्स हैं, ये आगे चल के OPA में कन्वर्ट होते हैं। और यही जो डेटा है और यही जो रिपोर्ट्स हैं, वो कहलाती हैं ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज बेस। और यही डेटा और रिपोर्ट्स को जिस जगह रखा जाता है, जिस जगह स्टोर किया जाता है, वो कहलाता है ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज रिपोजिटरी। जिस तरीके से EEF और OPA इफेक्ट डालते हैं, वैसे ही एक टर्म और है, वो है ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। वो भी प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल में बहुत इफेक्ट डालता है, बहुत इम्पैक्ट डालता है। ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ये सारे जो डिपार्टमेंट्स आपस में कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और वो जो इंटरेक्शन का जो तरीका होता है, वो उस तरीके से जो कल्चर और जो कैपेबिलिटीज़ और जो सिस्टम तैयार होता है, वो कहलाता है ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। इन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में एक मैनेजमेंट एलिमेंट होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट के जो वो प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट एलिमेंट में ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, यानी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जो इंटरेक्ट करने का जो तरीका होता है, जो इंटरेक्ट करने के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो कहलाते हैं मैनेजमेंट एलिमेंट। मैनेजमेंट एलिमेंट्स में क्या होता है? डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी टू गिवन परफॉर्मर, एक लिस्ट है पूरी, जो मैनेजमेंट एलिमेंट्स कहलाते हैं। और मैनेजमेंट एलिमेंट्स जो हैं, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, मैनेजमेंट एलिमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो चीज़ें होती हैं, वो कहलाती हैं गवर्नेंस फ्रेमवर्क। गवर्नेंस फ्रेमवर्क में क्या क्या चीज़ आती हैं? गवर्नेंस फ्रेमवर्क में आपके रूल्स, पॉलिसी, प्रोसीजर, नॉर्म्स, रिलेशनशिप, ये जो कुछ भी हैं, वो गवर्नेंस के फ्रेमवर्क में आता है। इसी ढांचे के तहत पूरा ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नेंस होता है। और ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनका जो इंटरेक्शन करने का तरीका है, उन तरीकों की स्टडी करके स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर टाइप बताए गए हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर टाइप हैं? पहला है ऑर्गेनिक और सिंपल, मतलब जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उसका प्रमोटर है और उसकी टीम है, वो आपस में काम कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हुए काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऑर्गेनिक, सिंपल। दूसरा है फंक्शनल। बहुत बड़े डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट के अलग अलग फंक्शन है। उन फंक्शन का जो हेड होगा, वो फंक्शनल मैनेजर कहलाएगा। उसके फंक्शनल मैनेजर के अंदर, उस डिपार्टमेंट के अंदर प्रोजेक्ट्स होंगे। यहाँ पे फंक्शनल मैनेजर का अपर हैंड होगा। फंक्शनल मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, वो फंक्शनल मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। इसके बाद है मल्टी डिविजनल। उसी फंक्शन में खूब सारे डिविजन्स हैं। उन डिविजन्स में जो काम होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में एक ही प्रोजेक्ट का काम होता है, तो वो मल्टी डिविजनल कहलाता है। लेकिन उसका भी हेड जो है, वो फंक्शनल मैनेजर ही होता है, और प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, वो फंक्शनल मैनेजर को रिपोर्ट करता है। इसके बाद आते हैं मैट्रिक्स बेस्ड। मैट्रिक्स बेस्ड मतलब जिसमें फंक्शनल मैनेजर भी है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी है। तो जब स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स होता है, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर का अपर हैंड होता है। वीक मैट्रिक्स में फंक्शनल मैनेजर का अपर हैंड होता है, और बैलेंस मैट्रिक्स में दोनों का
एक सा पावर होता है। फिर है प्रोजेक्ट ओरिएंटेड, मतलब ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ प्रोजेक्ट, वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही है, और उस प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर का जो रोल होता है वो होल एंड सोल होता है, वो सब सर्वे सर्वा जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, आजकल आपने वर्क फ्रॉम होम सुना होगा, सारे लोग घर पे रहते हैं, अलग अलग जगह काम करते हैं, मतलब को लोकेटेड नहीं है, एक जगह बैठ के काम नहीं कर रहे हैं, अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन तो है, टीम है, लेकिन वो सब वर्चुअल है, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू मीट करते हैं और टेक्नोलॉजी के थ्रू ही काम करते हैं। हाइब्रिड, जो मैंने इसके वर्चुअल से तक जो मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन के टाइप बताए, उनका मिक्स और मैच जो है वो हाइब्रिड कहलाता है। इसके बाद है PMO, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, एक ऐसा ऑफिस जो सारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे प्रोजेक्ट को हैंडल करता हो, एक सेंट्रलाइज्ड वे में हैंडल करता हो। 3 टाइप के PMO होते हैं। पहला है सपोर्टिव PMO, मतलब वो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट तैयार करके देगा, वो टेम्पलेट ला के देगा, OPS को ला के देगा, और वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को उसका सजेशंस देगा। यहाँ पे PMO का पावर कम है और प्रोजेक्ट मैनेजर को सिर्फ वो सजेशंस दे सकता है। दूसरा है कंट्रोलिंग, इसमें कंट्रोलिंग PMO, इसमें वो PMO प्रोजेक्ट मैनेजर को सलाह तो देता है, सपोर्ट तो देता है, लेकिन साथ में एक एक्सपेक्टेशन भी रखता है, कुछ नॉर्म्स तय करता है जिसको फुलफिल करना, जिसका कंप्लायंस करना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए कंपलसरी होता है। तो उसके इसमें पावर जो है वो सपोर्टिव से कुछ ज़्यादा होता है PMO का, क्योंकि वो कंप्लायंस करने के लिए फोर्स कर सकता है किसको, प्रोजेक्ट मैनेजर को। तीसरा है डायरेक्टिव PMO में होल एंड सोल जो इंचार्ज होता है या पावर होता है वो PMO के पास ही होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो सिर्फ एग्जीक्यूटिंग करता है और रिपोर्ट करता है PMO को। तो सारे जो वो है डायरेक्शंस जो है, वो सारे काम की जिम्मेदारियां जो हैं वो PMO ही करता है। इस तरीके से दोस्तों हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया। आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 में यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूंगा, ज़रूर आपके वो डाउट क्लियर करूंगा। और ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं ये आपको चैप्टर नंबर 1 के जो आखिरी वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इनको पढ़ते रहिए, ये बहुत काम के रहते हैं, ये आपको पूरे PMP के सफ़र में ये आपके काम आते रहेंगे। तो इनके क्या डेफिनेशन है, इनको बार बार याद करते रहिए, समझते रहिए, वीडियोस को सुनते रहिए बार बार। और मेरा सजेशन ये रहेगा, यदि आपका PMBOK 6 है तो उसको भी रेफ़र करिए। उसको रेफ़र करने के बाद आप जब इसको मेरे वीडियोस को सुनेंगे तो चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।